स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम लोग जनगणना सेंसस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। 1 से 2 क्वेश्चन तो मस्ट है। ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। आप कुछ पढ़ के जाओ या ना जाओ, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको जनगणना तो ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन रहना ही रहना है। मैंने इसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया है और जो जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन सब चीज़ को भी कवर किया है। मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ों को कवर कर दिया है कि अगर आप इसे पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ही आएगा या इससे बाहर शायद ही कुछ आए। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। अब ये संघ सूची क्या होता है? हमारे संविधान में ना 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा मतलब आप ये काम देखिए और आप ये काम देखिए, ठीक। इस हिसाब से तीन सूचियां बनाई गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो जो चीज़ें आती हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार में आती है। राज्य सूची में जो जो चीज़ें आती हैं वो राज्य सरकार के अधिकार में आती है। और समवर्ती सूची में जो जो चीज़ें आती हैं उन पर दोनों का अधिकार होता है, राज्य और केंद्र दोनों का। तो जनगणना को संघ सूची में रखा गया है, यूनियन लिस्ट में रखा गया है। अतः जनगणना में जो भी चीज़ें कराई जाएंगी वो किसके अधिकार में आएंगी? तो केंद्र सरकार के अधिकार में आएंगी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना करवाई जाती है। इसे संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। मैंने पहले ही बताया, 7वीं अनुसूची में ही केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब केवल 8 अनुसूचियां ही थी, फिर बाद में अलग अलग अनुसूचियों को ऐड किया गया है। तो अब वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे, आपको तो पता ही होगा। 1872 में भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो लॉर्ड मेयो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नियमित रूप से जनगणना कहने का मतलब है कि अब 1881 के बाद भारत में नियमित रूप से हर 10 वर्ष पर अब जनगणना होने लगा। जनगणना हर 10 वर्ष पर होता है। अभी थोड़े दिन पहले ही एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। आपको तो पता ही है, हर 10 वर्ष पर हो रहा है। तो 1881, फिर 1891, ऐसे करते करते फिर आज़ादी हम लोग का 1947 में हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना 1951 में हो। उस समय भारत के जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे। जनगणना आयुक्त मतलब ये सारी जनगणना से रिलेटेड कामकाज देखेंगे। पहली जनगणना में कुल 14 सवाल पूछे गए थे। 1947, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने इसे कवर किया है। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के समय हमारे देश की कुल आबादी 34 करोड़ थी। और 1947 में स्वतंत्रता के समय देश का साक्षरता दर सिर्फ 12% थी, 12% थी। सोचिए, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत का साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। मतलब 12% बोलने का मतलब मान लीजिए कि 100 लोग हैं अगर देश में, तो सिर्फ 12 लोग ही पढ़े लिखे हैं। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए 34 करोड़ का 12% कितना ही होगा। वर्तमान जनगणना आयुक्त अभी एट प्रेजेंट हमारे जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। अभी जनगणना 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो वो शायद 2023 के अक्टूबर तक आए नया जनगणना। अभी तो हम ये 2011 वाला जनगणना पढ़ेंगे। 1921 को महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस समय भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, इसका मतलब 1911 में जनगणना हुआ होगा, फिर 1921 में जब जनगणना हुआ ना, तब देखा गया कि 1911 में देश की
आबादी जितनी थी 1921 में देश की आबादी उससे कम हो गई। जब पहले से देश की आबादी कम हो गई तब दशकीय वृद्धि को ऋणात्मक मतलब बोला जाएगा कि नेगेटिव हो गया। लघु विभाजन वर्ष 1951 को कहा गया 1951 को। 1951 में भी देश की आबादी में कमी आई थी। भारत की जनसंख्या में 1961 से 1971 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही मतलब 1961 से लेकर के 1971 में सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई। लोगों ने सबसे अधिक बच्चे पैदा किए, जिसका कारण यह है कि अभी देश की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। आप जनसांख्यिकी मत याद रख लेना, दोनों ही याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जनसांख्यिकी भी रहेगा, कभी कभी हिंदी वाले भी आप दे रहे हो तो डेमोग्राफी भी रहेगा, तो आप दोनों याद रखना। अब 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके बाद तो अभी तक कोई जनगणना नहीं आया है, तो 2011 में जो जनगणना में प्रमुख आंकड़े दिए गए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। 2011 की जो जनगणना थी वो देश की 15वीं जनगणना थी। 1881 के बाद 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत मतलब देश की आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न शामिल थे, पूछे गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें पुरुषों का प्रतिशत 51.47% है, 51.47% है, और महिलाओं का प्रतिशत 48.53% है, 48.53% है। भारत की कुल जनसंख्या की तुलना अगर पूरे विश्व की जनसंख्या से किया जाए तो भारत की कुल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% 17.5% है। कहीं कहीं आपको एग्ज़ाम में लगभग 18% भी देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में, तो आपको लगभग 18% ही लगाना है। जनसंख्या अब 2011 की जनगणना के हिसाब से अनुसार हम लोग देखेंगे कि कहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, कहाँ का पॉपुलेशन सबसे अधिक है और कहाँ का पॉपुलेशन, कहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। तो अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य देखे जाए तो वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का 16.51% आबादी अकेले ही रहता है। तो आप सोच सकते हो कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी अधिक है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता ना तो उत्तर प्रदेश पूरे वर्ल्ड में 5वें रैंकिंग पे आता, 5th रैंकिंग पे आता। मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखा जाए तो ब्राज़ील के बराबर है। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार। आपको तीनों याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश नहीं, कभी कभी महाराष्ट्र और बिहार भी दे दिया जाता है, तो आपको ये रैंकिंग पता होनी चाहिए। रैंकिंग के हिसाब से ये सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, उसके बाद तीसरे नंबर पे बिहार की है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने महाराष्ट्र है। केंद्र शासित प्रदेश तो अधिक जनसंख्या में दिल्ली ही होनी है क्योंकि दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो जनसंख्या तो वहाँ अधिक होना ही है। अब न्यूनतम जनसंख्या कहाँ सबसे कम जनसंख्या रहती है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। सिक्किम की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 0.05% है। आपको ये परसेंट भी याद रखना है, कुछ स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने उन्हीं का परसेंट लिखा है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है। ठीक है, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आपको तो पता ही है लक्षद्वीप आइलैंड है और अरेबियन सी में है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला मतलब लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो दिबांग वैली, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ अरुणाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो अब आपको उस वक्त ये नहीं सोचना है कि अरुणाचल प्रदेश तो मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं
मुझे कैसे पता होगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यही होगा दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना में से ही, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, तो आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ के जाना है। जनसंख्या घनत्व। अब ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? तो मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक, तो 1 किलोमीटर वाले एरिया में उस जगह में कितने लोग रहते हैं, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि हमारा ये, आप जिस भी शहर में रहते हो उस शहर का जनसंख्या डिवाइडेड बाय उस शहर का जितना क्षेत्रफल होगा, तब उस जगह का जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बोलने का मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोगों को रहना है, 382 लोगों को रहना है। और जनसंख्या घनत्व निकाला कैसे जाता है, तो कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देंगे अगर कुल क्षेत्रफल से, मतलब भारत के कुल जनसंख्या को अगर भारत के कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो भारत का जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी राज्य का, किसी भी जिला का जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल एरिया। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहीं का है तो वो कहाँ का है, बिहार का है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। बिहार का 1106 है, दिल्ली का 11,320 है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है, बताओ 1000 से ऊपर जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कितने हैं? तो सिर्फ 2 ही राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 से ऊपर है। वो राज्य हैं बिहार और वेस्ट बंगाल। बिहार का 1106 है और वेस्ट बंगाल का 1028 है। अब सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात 943 है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो 943 है। इसका मतलब ये है कि 1000 पुरुषों में भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है, 943, 943 है। अगर मेन 1000 है तो वुमेन 943, 943 है। इस तरह से भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। और शिशु लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 918 है, मतलब ये अगर लड़कों की संख्या, छोटे बच्चों की संख्या, अगर छोटे लड़कों की संख्या 1000 है तो उसमें छोटे बच्चियों की संख्या 918 है। 1000 पर गणना की जाती है। 1000 पुरुषों की संख्या, उस हिसाब से महिलाओं या छोटे बच्चियों की संख्या। लिंगानुपात निकाला कैसे जाता है, तो महिलाओं की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग दे दिया जाता है गुना 1000। सेक्स रेशियो निकाला कैसे जाता है, तो नंबर ऑफ फीमेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेल इनटू 1000। सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, मतलब केरल का लिंगानुपात कितना है, 1084। आपको ये नंबर भी याद रखना है, 1084। केरल का सेक्स रेशियो 1084 है, जो कि सबसे अधिक है। मतलब वहाँ 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या कितनी है, 1084, 1084 है। 1000 लड़के हैं, 1000 आदमी हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 1084। मतलब केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी है। वहाँ का लिंगानुपात 1037 है। मतलब वहाँ पर पुरुषों की संख्या 1000 है और महिलाओं की संख्या 1037 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे पौंडीचेरी है। ये भी पौंडीचेरी का एक ज़िला है, माहे। वहीं सबसे अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो है, वहाँ कितना है, तो 1176। मतलब माहे में 1000 पुरुष हैं तो 1176
महिलाएं हैं, यहाँ भी महिलाओं की संख्या अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, मतलब छोटे बच्चों में सबसे अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। यहाँ पर यह हरियाणा एकमात्र ऐसे राज्य है जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर ज़्यादा है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा में बड़ों की संख्या में भी महिलाओं और पुरुषों की संख्या भी सबसे कम है, और अगर बच्चों में देखा जाए तब भी लिंगानुपात हरियाणा में ही कम है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि बताओ क्या कौन कौन से राज्य हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। तो सिर्फ एक ही राज्य है जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, वो है केरल। और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, वो है पौंडीचेरी। बस ये दो ही हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। मतलब यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ रेट। ये दशकीय वृद्धि क्या होती है? मान लीजिए हम जनगणना 10 वर्षों में होती है ना, तो अभी हम लोग 2011 का पढ़ रहे हैं, तो 2001 में जब जनगणना हुआ होगा और फिर जब 2011 में जनगणना हुआ, तो इन 10 वर्षों में किस राज्य में जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, इसे दशकीय वृद्धि कहते हैं। तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। मेघालय में इन 10 वर्षों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है। ये 10 सालों में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिला है मेघालय में, और सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। नागालैंड में इन 10 वर्षों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है। जनसंख्या वृद्धि तो हुई नहीं है नागालैंड में। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें इन 10 वर्षों में ऋणात्मक नेगेटिव दशकीय वृद्धि देखने को मिली है। मतलब मान लीजिए 2001 में नागालैंड की जो भी जनसंख्या रही होगी, 2011 में नागालैंड की उस जनसंख्या में कमी आ गई है। बढ़ोतरी तो नहीं हुई, तो कमी आ गई है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक नेगेटिव है, तो उसका आंसर होगा नागालैंड। अब साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, कहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। भारत का साक्षरता दर 73% है, 73% है। तो भारत की 100% आबादी में से मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उनमें 73 लोग 73 लोग पढ़े लिखे हैं। भारत में पुरुष साक्षरता 80.9% है, 80.9% है। भारत में पुरुषों की जितनी भी संख्या है, मान लीजिए कि 100 पुरुष हैं, तो उसमें 80.9% पुरुष, लगभग 81% पुरुष पढ़े लिखे हैं। और भारत में महिला साक्षरता की संख्या 64.6%, 64.6% है। तो अगर मान लीजिए महिलाएं 100 हैं, तो उसमें से 64.6% महिलाएं भारत में पढ़ी लिखी हैं। अभी महिलाओं को और पढ़ने की ज़रूरत है, पुरुषों की बराबरी करने की ज़रूरत है। शायद इस बार का सेंसस आए तो इसमें ये परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखे। साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है? तो साक्षरों की संख्या मतलब जो पढ़े लिखे हैं, उनको डिवाइड किया जाता है 7+ आयु वालों की संख्या। जिनका उम्र 7 से ऊपर है, उन लोगों की जनसंख्या को, उन लोगों के पॉपुलेशन को ऐड किया जाता है। उसके बाद उसको गुना किया जाता है 100 से। 7+ आयु वालों की संख्या इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि 5 की उम्र के बाद ही पढ़ना शुरू किया जाता है, इसलिए। सर्वाधिक साक्षरता, कहाँ के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, कहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है? तो केरल राज्य के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। राज्यों में अगर सबसे पढ़ा लिखा राज्य, सबसे अधिक साक्षर राज्य कोई है तो वो केरल है। केरल के 94% लोग
पढ़े लिखे हैं, मतलब 100 में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का परसेंटेज कितना है? 91.8%, 91.8% है। मतलब 100 लोग में से लगभग 92 लोग पढ़े लिखे हैं। आपको ये परसेंटेज भी याद रखना है। एग्ज़ाम में परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ही पूछा गया था, IB का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लक्षद्वीप का साक्षरता दर प्रतिशत में कितना प्रतिशत है। सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला सेरछिप है, जो कि मिज़ोरम में है। और सेरछिप का परसेंटेज कितना है? तो 98.76% है। मतलब इस ज़िले के, सेरछिप ज़िले के 100 में से लगभग 99 लोग पढ़े लिखे हैं। अब न्यूनतम साक्षरता दर, सबसे कम कहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं? तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। बिहार के सिर्फ 61.8% लोग ही पढ़े लिखे हैं। मतलब 100 लोग में से सिर्फ 61, लगभग 62 लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला सबसे कम पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली है। और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बताओ सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तब भी आपको केरल ही देना है। कौन से राज्य में सबसे अधिक महिला साक्षर है? तो केरल। सबसे अधिक पुरुष साक्षर, तो भी केरल। और कोई अगर पूछा जाए कि न्यूनतम ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता है, तो बिहार। और ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पुरुषों की न्यूनतम साक्षरता है, तो उसका भी आंसर होगा बिहार। मतलब सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल, पुरुषों में भी सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल, और स्त्रियों में भी सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल। और न्यूनतम साक्षर वाला राज्य बिहार, पुरुषों में भी न्यूनतम साक्षर बिहार, और महिलाओं में भी न्यूनतम साक्षर बिहार ही है। अगर आप एक ही याद रखते हो तो आपको ये तीनों ही याद हो जाएगा। और महिलाओं और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर अगर कहीं देखा गया है तो वो राजस्थान में देखा गया है। अंतर मतलब राजस्थान में पुरुष अधिक साक्षर हैं और महिलाएं कम साक्षर हैं। महिला और पुरुष साक्षरों के बीच जो अंतर है, वो जो गैप है, वो सबसे ज़्यादा है। अब ग्रामीण जनसंख्या, आप लोगों को तो पता ही होगा, भारत देश की आधी से अधिक आबादी गांव में ही रहती है। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, 68.8% है। मतलब 100 में से लगभग 69 लोग गांव में ही रहते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अब नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन। भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 31.2% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। और प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। देखिए दोनों में अंतर है। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन अलग है, गोवा का पॉपुलेशन अलग है। तो अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए ना, नंबर वाइज, कि कितने नगरीय जनसंख्या है, कितने लोग शहरों में रहते हैं, तब महाराष्ट्र है। और जब अगर परसेंटेज निकाल कर देखा जाता है तो परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या मतलब शहरों में रहने वाले लोग गोवा में रहते हैं। ठीक, आप ये दोनों ध्यान से याद रखिएगा। अब अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, SC। सबसे अधिक SC जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन वही परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक SC जनसंख्या पंजाब में रहती है। जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, नंबर के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे अधिक SC उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन अगर वही प्रतिशत निकाल कर देखा जाए तो सबसे अधिक SC पंजाब में रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों का जनसंख्या अलग है। तो अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश का शायद कम हो जाए, लेकिन अगर परसेंटेज निकालेंगे पंजाब का तो पंजाब परसेंटेज के हिसाब से नंबर 1 पे रहेगा। तो आपको ये दोनों याद रखना है थोड़ा ध्यान से। और सबसे अधिक SC जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक SC जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। अब तो समझ आ गया ना कि
क्यों परसेंट के हिसाब से भी हम लोग पढ़ रहे हैं और जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी जगहों की जनसंख्या अलग अलग है इस हिसाब से। एग्ज़ाम में तो ये थोड़े दिनों पहले तक ट्रेंडिंग क्वेश्चन था कि बताओ ऐसा कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करते हैं, नहीं रहते हैं। तो आपको ये तो पूरा रट ही जाना है। तो वो राज्य है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इन 4 जगहों पर कोई एससी निवास नहीं करते हैं। ऐसे ही याद हो जाएगा। इंडिया के 2 आइलैंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यहाँ नहीं मिलते, और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में नहीं मिलते हैं। एसटी जनसंख्या, भारत में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या अगर कहीं रहती है तो वो मध्य प्रदेश में रहती है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक एसटी जनसंख्या मिजोरम में रहती है। पहले ही मैंने बता दिया है क्यों जनसंख्या, क्यों प्रतिशत हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। और सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली है। और अगर प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वहाँ की 94.8% जनसंख्या एसटी ही है। ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहाँ एसटी निवास नहीं करते हैं, नहीं रहते हैं, तो वो है, सारे आसपास ही रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसे तो याद करने में थोड़ी भी मुश्किल नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ के पास दिल्ली, सारे एक ही जगह है और इन जगहों पर एक भी एसटी निवास नहीं करते हैं। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। और ये भी याद कर लेना है, थोड़े दिनों पहले तक बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जा रहा था इन सारे क्वेश्चंस को। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। अगर एग्ज़ाम में आपको 18% दिखे तो 18% को ही टिक करना है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम देने से पहले भारत की जनसंख्या ज़रूर देख के जाना कि अभी प्रेजेंट में भारत की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि बताओ वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो ये डाटा तो हमेशा ही चेंज होता रहेगा। और वर्तमान लिंगानुपात 1020 है। अब इंडिया का लिंगानुपात बढ़ गया है, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है, 1020। मतलब अब महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक हो गई है। 2011 में जो संख्या 943 थी, मतलब 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं थी, अब वह संख्या 1020 हो गई है। 943 से 1020। अब महिलाओं की संख्या भारत में पुरुषों की तुलना में बढ़ गई है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना याद हुआ है और कितना पढ़ना बाकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।